यही मेरा अगला सवाल भी ये था कि टी हाउस की उस टाइम की क्या हिस्ट्री है? किन-किन लोगों से आपकी मुलाकातें होती रही हैं? और कौन-कौन से जो है आपके जो हमारे लेजेंड्स में से कौन-कौन से आपके जो है वो राब्ते में रहे हैं और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं? वो भी हमें ज़रा प्लीज़ बताइए। राब्ते में सर, जब मैंने टी हाउस आया हूँ तो उस दौर में यंगस्टर के लिए दाखिला ऑलमोस्ट ऐसे था कि जैसे एक ममनू चीज़ है कोई, यानी कि अच्छा, हाँ, यंगस्टर के लिए इतना ओपन नहीं था एनवायरनमेंट टी हाउस ओके। का। तो हमारे जितने भी ये सीनियर 98 का 96 से आप शुरू कर लें। ओके, मैंने 96 से बैठना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो ये था कि हम जब मैं टी हाउस में एंटर हुआ तो सामने सेंटर वाली कुर्सी पे इंतज़ार हुसैन साहब बैठे होते थे, ज़ाहिद डार साहब होते थे, एक कॉर्नर पे इसरार ज़ैदी साहब बैठे होते थे, हुँ, एक सीट आज़ाद कोसी साहब की होती थी। हुँ, इस तरह से ना मुख्तलिफ अनीस नागी साहब होते थे। हुँ, ये वो लोग थे जो रेगुलर टी हाउस का हिस्सा होते थे। हुँ, यहाँ पे आप जाते थे, लेकिन आप किसी से सलाम रहे तो वो आपको कश लगा के आपको देखते ज़रूर थे, लेकिन आपको आगे से जवाब में या बात में आपसे बात करना नहीं पसंद करते थे। हुँ, रेजिस्टेंस थी नौजवानों के लिए। ठीक है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस को कुछ लोगों ने तोड़ा, जिसमें फ़रत बादशाह भी हैं। हुँ, मेरे अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात होंगे, अभी भी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती भी रही, अब बड़े अरसे से रब्ता नहीं भी है। लेकिन ये कुछ फ़रत बादशाह जैसे वो लोग थे कि जिन्होंने नौजवानों का स्पेस बनाई। हुँ, ये लोग रेज़िस्ट किए वहाँ पे। हुँ, इन लोगों ने उस वक़्त रेज़िस्टेंस शुरू की कि हम नए भी लिखने वाले हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ़ पुरानों को ही पढ़ना है या पुराने बंदों ने अपनी गद्दी छोड़नी नहीं है। हुँ, अच्छा, उसका हमें फ़ायदा भी हुआ। हुँ, बाद में वो एक लंबा चैप्टर चलेगा कि उन्होंने बाद में क्या किया या नहीं किया। लेकिन एक मोमेंट थी कि अब नौजवान लोग एंटर होंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही। तो मैं मेरे ख़्याल हल्के की तारीख़ में सबसे कम उम्र में बनने वाला यानी कि मेंबर भी था। ओके। ठीक है? जब मैं मेंबर बना हूँ तो उससे पहले मेरी से छोटी उम्र का कोई मेंबर नहीं था। और मैं हुँ, बहुत जल्द भी बना, यानी कि 6-7 महीने हल्के में आया हूँ और मैं मेंबर बन गया। हुँ, उस वक़्त तो हल्के में रवाज है कि लोग 15-15 20-20 साल से अटेंडेंस लगवा रहे थे और पढ़ भी रहे थे, लेकिन मेंबरशिप नहीं मिल रही थी हल्के की। अच्छा। लेकिन हमें उससे भी बड़ा मिला कि यार हम एक जगह बना रहे हैं, एक स्पेस बना रहे हैं इन लोगों में। हुँ, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी थे, लेकिन हल्के से यानी मैं कहता हूँ मेरी तरबियत में और आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ उसमें पार्टी हाउस का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही। जब हमें वो स्पेस मिली तो हम जो अनारकली की जो शामें रातें होती थी, जब जब उनके साथ जो वीकेंड पे हम गुजारते थे, ख्वाजा ज़करिया साहब होते थे, खालिद अहमद साहब होते थे, सलीमुल वली कुरैशी साहब एक थे, इस तरह के अयूब साहब थे, बहुत डॉक्टर इब्रार साहब थे जैसे, इन सब के साथ हम बैठते थे और ज़्यादा हम सुनते थे हुँ, इन लोगों को। अच्छा, मज़े की बात है कि ये जिन लोगों को मैंने नाम गिनवाए हैं ना, तो अनारकली में इनमें से कोई बंदा शायरी डिस्कस नहीं करता था। अच्छा। कोई बंदा शायरी डिस्कस नहीं करता था। जब मैंने हुँ, बैठा ना तो उन्होंने क्या, मुझे मुझे याद आज तक सबके डायलॉग कि बेटा शेर तो नहीं सुनान आए तुसी? मैं कहा हुँ, नहीं, मैं सुनने आया हूँ, आपको सुनूँगा। तो आप यकीन करें कि हालात हाज़िरा पे बात होती थी, सियासत पे बात होती थी, इक़्तिसादियात पे बात होती थी। तो ये सारे लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें करते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हुँ, हाँ, उनसे तो ये जो एनवायरनमेंट वहाँ पे हमें मिला और जो उनसे फिर सीखने का मौका मिला, हुँ, मेरे ख़्याल में वो एक गोल्डन टाइम था हमारे लिए। सही। आजकल वो नहीं है, आजकल आप अनारकली में बैठे, कहीं बैठे तो बच्चों का या दूसरों का होता है कि बैठते सार ही वो बंदा किसी को कहे यार शेर सुनाना तो शुरू कर। हुँ, अच्छा, उस वक़्त ये ट्रेंड नहीं था। वो हुँ, कह रहे हैं हम शेर पे बात कर रहे हैं, टी हाउस में छोड़ आए हैं। हुँ, जो तनकीद के लिए चीज़ आई थी, हमने सुन ली है। हुँ, आप यहाँ आए हमसे डिस्कस करें, किसी मौज़ू पर डिस्कस करें, या नहीं किसी ने कोई किताब पढ़ी है तो उस पे डिस्कस कर लें। या हुँ, नया कोई दुनिया में कोई इश्यू चल रहा है तो उस पर डिस्कस कर लें। तो ये हुँ, डिस्कशन बार-बार रात भर चलती थी। हम 3 बजे बाज़ उठते थे, ढाई बजे उठते थे। हुँ। तो मुझे तो इन चीज़ों से बहुत सीखने का मौका मिला। अच्छा, एक सवाल आम तौर पर किया भी जाता है, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे। क्या शायर को फुल टाइम शायर होना चाहिए या उसको साथ कोई अपना मुआशरे के में निज़ाम कायम रखने के लिए कोई उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी साथ लेके चलना चाहिए? मेरे ख़्याल इसमें हतमी राय देना मुश्किल बात है। आप हर बंदे का एक अलग कैलिबर है। कुछ बंदे मल्टीटास्किंग होते हैं, हुँ, कुछ नहीं हो सकते। हुँ, हम काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बहुत सारे माज़ी में शुअरा थे जो कि सिर्फ़ शायर नहीं थे। हुँ, फैज़ साहब सिर्फ़ शायर नहीं थे। हुँ, बहुत सारी आप मिसालें ले सकते हैं, एक बंदा नहीं है। हुँ, वो साथ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। हुँ, इंडस्ट्रियलिस्ट शायर मौजूद हैं, फैसल अजमी जैसे बंदे भी हैं, जो हुँ, बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। हुँ,
अच्छा, कुछ बंदे हैं वो नहीं पैरेलल चीज़ों को जान पाते, यानी कि उनके अंदर शायद मेरे ख्याल में सलाहियत ही वहाँ तक होती है कि वो अपने एक ख़ास जो एनवायरनमेंट है उससे बाहर नहीं निकल पाते। हुँ, शायद जद्दोजहद से या कुछ चीज़ों से ये मुमकिन हो, लेकिन आप फिर कहता हूँ कि हर बंदे की हर दुनिया में इंसान एक अलग नफ्सियात के साथ पैदा होता है। हुँ, हमारे जैसे फिंगरप्रिंट नहीं मिलती, हमारी सोचें भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मैं समझता हूँ कि आपको फ़ाइनेंशियली भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए। आपको पूरा दिन, बल्कि पहले करना चाहिए, हुँ, ठीक है ना? शायरी को शुरू में आप साथ लेकर चलें। मैं इसी पे मुझे याद आती है कि बात के जब मैं बहुत इन हुआ शायरी में, हुँ, तो उन्होंने कहा लड़के में एनर्जी है, तो कुछ शायरों ने मुशायरों पे बनाना शुरू किया। तो हमारे एक अदीब थे आज़ाद कोसरी साहब, हुँ, जंग में एडिटर भी थे और हमारे साथ अफ़साना निगार थे बड़े अच्छे। तो कोसरी साहब ने मुझे कहा कि यार मुंडिया तू अपनी ज़िंदगी रोल देगा, तू हुँ, रेहड़ी लाना है। मैं भी इत्थे आया सा नट्ठ के लाहौर, मैं इत्थे पराठे बेचे, नाल मैं जनाब जर्नलिज़्म किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने सारा कुछ करके बड़ा अरसा अपनी ज़िंदगी इनमें इस चीज़ों में ज़ाया की, और मुझे कोई 50s के बाद एहसास हुआ कि मैंने पैसे कमाने हैं, जब मेरी शादी हुई और मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं था। हुँ, लेकिन अब मैं ऑलरेडी 65 हूँ हुँ, और मेरे पास बड़े महदूद वसाइल हैं, और मैं तुम्हें मशवरा दूँगा कि गो समवेयर, हुँ, कहीं निकलो, अपने आप को यहाँ ज़ाया नहीं करना। तुमने हुँ, सीख ली शायरी, अब तुम सही शेर कह सकते हो। हुँ, तुम्हें वज़न का पता है, तुम्हें अरूज का पता है, और अब अपने आप को थोड़ा मूव करो, यहाँ ना रुकना। हुँ, वो टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में। सही रेडी है। रेडी के बाद आप कह सकते हैं हुँ, कि मैंने तब सोच लिया था कि अब मैंने यहाँ स्टे नहीं करना है, मैंने सिर्फ़ दाद में या वाह-वाह के साथ नहीं रहना, और थोड़ा अपने आप को मूव करना है। मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटीज़ हैं। तो बहरहाल उनके पास होती थी, यानी कि जैसे शौक बाहर जाने का कैसे हो, तो कोसली साहब के पास एक लिटरेरी एक ओहदा था, जापानीज़ एम्बेसी ने दिया हुआ था। हुँ, उन्होंने कहा यार मैं जापानियों के साथ थोड़ा अटैच हूँ, तुम जब फ़ारिग होता है तो जापानी एम्बेसी चले जाया करो, तो जापानीज़ ज़ुबान सीखो। हुँ, अच्छा, मैं जब उधर ज़ुबान सीखने गया जापानीज़, तो यह गुलबर्ग में था, तो वहाँ मुझे और भी मुलाकातें हुई। हुँ, कोई बंदा मैंने देखा किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जापानीज़ से सीख रहा है, कोई टोक्यो हुँ, में उसका बिज़नेस है। कोई जापानीज़ से सीख रहा है कि वो ब्यूरोक्रेट है, उसकी नौकरी वहाँ पे होने वाली है। हुँ, अच्छा, वो फिर एक मुझे कुदरती तौर पे अच्छे एनवायरनमेंट मिलते रहे। मैंने एक एनवायरनमेंट को स्विच करता था, एक दूसरे अच्छे एनवायरनमेंट में घुस जाता था। हुँ, तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो मेरे साथ रही ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। हुँ, आपकी हार्ड वर्किंग अपनी जगह पे थी, बाज़ आपको मौके नहीं मिलते, हुँ, लेकिन मुझे मौके अच्छे मिलते रहे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आपका सऊदीया में बड़ा अरसा हो गया क़याम है और वहाँ पर आप बड़ी अच्छी हैंडसम जॉब और माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ़स्टाइल के अंदर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो मुझे बताएँ कि जो सऊदीया है उसने हमने देखा कि रैपिडली ग्रो किया। एक पहले उनके गिर्द एक दायरा उन्होंने लगाया हुआ था, उस दायरे को तोड़ा, अब कुछ और चीज़ें करने जा रहे हैं। अब दुबई की तर्ज़ पे उन्होंने अपनी चीज़ें बढ़ानी शुरू की हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये उनका कदम किस तरफ जा रहा है और क्या वो आगे करना चाह रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सऊदी अरब में जो तब्दीली आई है, वो अरब स्प्रिंग के बाद आई, जब मुख्तलिफ अरब ममालिकों के अंदर जो रेजिस्टेंस शुरू हुई, लिबिया हुँ, में, इजिप्ट में, दूसरे अरब ममालिक में जब रेजिस्टेंस शुरू हुई नौजवानों की वजह से, हुँ, मिस्र ने वो रेजिस्टेंस कुचल दी बड़ी बुरी तरह से। हुँ, लिबिया के अंदर वो पूरा इंतशार फैल गया। हुँ, मेरे ख़्याल में जो मैंने इस चीज़ को स्टडी की, ये वो वक़्त था जब सऊदी अरब ने सोच लिया था कि अब हमने अवाम को इस तरह से नहीं रख सकते, हुँ, अब हमने बदलना है। हुँ, वो टर्निंग पॉइंट था सऊदी अरेबिया के लिए। तो उसके बाद फ़ौरन सऊदी अरेबिया में फ्लेक्सिबिलिटीज़ आई हैं। हुँ, ख़वातीन को राइट्स ज़्यादा दिए गए, ड्राइविंग राइट्स मिले, जॉब के राइट्स मिले। अ, और बहुत सारी जो आर्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं वो ओपन हुई, ताकि जो घुटन है जो नौजवानों में है, इससे पहले के नौजवान सारे सड़कों पे निकलें या वहाँ पे कोई तब्दीली की लहर उठे, तो आप वहाँ पे उन लोगों को यही होता है, आप किसी इनकलाब को रोकना है, या तो उनकी डिमांड पूरी कर दें, ठीक है ना, या कुचल दें। ठीक है। तो उन्होंने डिमांड पूरी करने की तरफ फोकस किया कि आप इससे पहले कि लोग इस तरफ आए, लोगों को वैसे हम वसाइल दे दें। हुँ, तो वसाइल दिए उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने। ये किंग अब्दुल्ला के टाइम पे शुरू हो गया था ये काम। उन्होंने अपनी जनरेशन को, जो लोग कॉलेजेस से निकले थे, उनको यूरोप भेजना शुरू किया, अमेरिका भेजना शुरू किया। तो वो कुछ सालों बाद, 5-6 साल बाद, उनके पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स,
फाइनेंस के बंदे सब आना शुरू हुए। अब ये देखें कि जब मैं आज से कुछ 17 साल पहले सऊदी अरबिया गया हूँ, तो वहाँ पे हर बैंक में मैं जहाँ जाता था पाकिस्तानी बंदा बैठा होता था। हुँ, अकाउंटेंट पाकिस्तानी, मैनेजर पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तानी काफ़ी थे बैंक्स के अंदर ना। हुँ, इंडियंस भी थे लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की थी बैंकिंग में। पिछले 5-6 साल में ज़ीरो फॉरेनर्स हो गए हैं। हुँ, बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सऊदी खुद हैं। हुँ। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पहले से काम शुरू किया, अपने बंदों को भेजा, आला तालीम दिलवाई और वो बंदे प्लानिंग आए। सारी होगी। प्लानिंग की थी, बहुत बड़ी प्लान शामिल था। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर्स भेजे। आप देखें कि अब सऊदी अरेबिया में डॉक्टर अभी 100% नहीं, डॉक्टर अभी 30% आप कह सकते हैं कि 20 to 30% सऊदी डॉक्टर्स हैं, 70% अभी भी फॉरेनर्स हैं। बैंकिंग पूरी ऑलमोस्ट टेक ओवर कर ली उन्होंने। 98% टेक ओवर कर गए हैं वो फाइनेंसिंग सिस्टम को, वो सारा उनका लोकल है। उसके बाद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग सेक्टर पे तवज्जो दे रहे हैं। इंजीनियरिंग में अभी वो आईटी में आगे आए हैं। हुँ, ऑलमोस्ट हर कंपनी का जो आईटी है वो 70 टू 80% सऊदी सऊदी है। जहाँ पे अभी सऊदी अरबिया वर्क कर रहा है वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो ऐसी इंजीनियरिंग जो कि टफ हार्ड इंजीनियरिंग हम बोल सकते हैं। हुँ, उसकी एक वजह है कि अभी जो सऊदी बच्चे हैं जो बिल्कुल एक बड़े नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में आते हैं, हुँ, उनके लिए आज भी साइट्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना मुश्किल है, जिसकी वजह से आज भी हमारे पाकिस्तानियों को, इंडियंस को एक पॉसिबिलिटी है कि वो सऊदीया में प्रोजेक्ट्स पे काम करें, क्योंकि हुँ। प्रोजेक्ट लाइफ इज़ अ टफ लाइफ। वहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, आपको आप तजुर्बा भी चाहिए। तजर्बा भी चाहिए और आप स्ट्रांग इनफ हों कि उस हार्श और हार्ड एनवायरनमेंट के अंदर प्रोजेक्ट को रन करें। जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ सैंड है, रेत है, सारा कुछ है। वो उस सारी चीज़ों के अंदर प्रोजेक्ट को रन करना, वो हमारे एशियन बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अभी तक तो एक पॉकेट हमारे से मौजूद है, लेकिन ये मैं कह दूँ ऐसा नहीं कि ये हमेशा रहेगी। हुँ, अभी वो बच्चे, मैं पहले जा रहा हूँ फाइनेंसिंग में, वो बच्चे आए जिन्होंने कॉलेज लाइफ सऊदीया में की, वो ठीक है। यूनिवर्सिटी वहाँ के कर रहे। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ओवरऑल अमेरिका के अंदर उनके जाके पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत यानी कि 8th और मिडिल स्टैंडर्ड के बाद ही जा रहे हैं। अच्छा, उनके अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो गई हुई है कि हम बड़े सुपीरियर हैं। वो बच्चे जब आना शुरू होंगे तो वो साइट्स पे भी काम करेंगे। हुँ, ये पूरा सिस्टम था और उसके बाद जो ये आ भी जो नियम बन रहा है या चीज़ें आ रही, वो भी इसी चीज़ से कड़ी है कि सऊदीया में लोगों को अब आगे लाया जाए। यानी कि जो एक ही चीज़ है किंगडम को बरकरार रखने की, कि लोगों को पावर दी जाए, लोग अपने को फ्री समझें। म्यूज़िक आम किया गया, सिनेमाज़ खुले, सिनेमाज़ नहीं थे, ठीक है ना? अब सिनेमाज़ मौजूद हैं जगह-जगह पे, और कल्चरल एक्टिविटी हो रही हैं, जिससे लोग अपने आप को बड़ा फ्री फ़ील कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।